नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सॉल्यूशन वीडियोस में। जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले तो जो सक्षम अकादमी का एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर देना। आपको चैट सेक्शन वहां पर दिखेगा तो आप वहां पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हो कि मुझे ज्वाइन करना है। अगर आपको जो डेमो सेट हैं, डेमो वीडियोज हैं या डेमो जो सॉल्यूशन वीडियोज हैं या डेमो जो पेपर हैं वो आपको जो है कोर्स में जाके आपको मिल जाएंगे। तो आप डेमो भी वहां पर देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वहां पर डेमो एक दो सेट, तो उनको आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझे मैसेज करके जो है जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पेपर का सॉल्यूशन पे आते हैं। आज हमारे पास है हिंदी उत्तराखंड का सेट नंबर 21। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद हमारे पास चार ऑप्शन ये दे रखे हैं। पहला है लघु प्लस उत्तर, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ उ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका लघुत्तर, बड़ी उ की मात्रा बन गई। ऐसे ही प्रत्यु प्लस उपकार, अगर इसको हम करें तो देखो संधि किसकी हो रही है, उ प्लस उ की, तो क्या हो जाएगा प्रत्युपकार। क्या ये प्रत्युपकार शब्द सही है? प्रत्युपकार तो कोई शब्द नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी फिलहाल इन चारों को कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अ प्लस आ बराबर, इसका भी दीर्घ बन जाएगा, क्या हो जाएगा देवालय। ऐसे यहां पर देखें पर प्लस उपकार, आ रा में क्या है रा हलन प्लस आ। अब इस आ का जो संधि हो रही है वो किसके साथ हो रही है, ऊ के साथ। तो अगर ऐसा होता है आ की संधि ऊ के साथ होता तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है हमारा किसमें, गुण संधि में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका परोपकार। अब बात करते हैं जो हमारे पास गलत है, प्रत्युत्तर। इसको कैसा होना चाहिए था, जो ये शब्द है ये क्या है, प्रत्युत्तर, है ना। तो इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी, देखो प्रति प्लस उत्तर, है ना। अब ता को अगर अलग करते हैं तो ता हलंत प्लस ई हम पाते हैं, और ई का अगर मेल ऊ से होगा तो क्या बनता है यहां पर यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द है। शब्द है हमारे पास है मानवता, ग्रामीण और निर्विवाद। ये हमारे पास शब्द है, एक बीच में दोनों है तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं। यहां पर देखो मानवता कैसे बना है, मानव प्लस ता के साथ। ग्रामीण कैसे बना है, ग्राम प्लस ईण या ईन के साथ। ऐसे ही हम अगर यहां पर निर्विवाद की बात करें तो कैसे बनेगा, निर प्लस विवाद, है ना। अब हमें पता है कि उपसर्ग क्या होता है, किसी मूल शब्द के आदि में जो शब्द जुड़ते हैं उनका अर्थ फिर परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हम हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आदि देखो हमारे पास जो मूल शब्द हमने देखा, मूल शब्द जो उपसर्ग लगेगा वो मूल शब्द के आगे लगेगा, जो प्रत्यय होगा वो कहाँ लगेगा, मूल शब्द के बाद में। अब यहाँ पर मूल शब्द ढूंढो, मूल शब्द क्या है, मानव, ता तो हो नहीं सकता ना मूल शब्द। ऐसे यहाँ पर ग्राम मूल शब्द हो गया, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, विवाद। तो किसमें जो है पहले कुछ जुड़ रहा है, कोई अंश जुड़ रहा है, तो किसमें जुड़ रहा है, निर्विवाद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वाद में उपसर्ग हो जाएगा, बाकी इसमें ता प्रत्यय हो जाएगा, और इसमें भी ईण या ईन क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्विवाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धितांत यौगिक है। इसका आंसर है आपका सेकंड शक्तिमान। ध्यान रखना, जिन लोगों ने ऑनलाइन पेपर दिया है, टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो उसमें शायद इसका आंसर लिखाई हो गया है गलती से, तो इसको आप शक्तिमान से याद रखना या नोट करना। उस टेस्ट को जो है सही करके फिर से अपडेट कर दिया जाएगा कभी। तो यहाँ पर बात करते हैं तद्धित और कृत प्रत्यय की, या तद्धितांत या कृदांत शब्द की। ये बनते हैं किससे, प्रत्यय से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि जो मूल शब्द है, अभी हमने क्या देखा, जो उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं वो किस पर लगते हैं, मूल शब्द पर। अगर कोई मूल शब्द कोई क्रिया है, या क्रिया की मूल इकाई क्या होती है, धातु है, अगर उसके साथ कोई प्रत्यय लगता है तो ये प्रत्यय क्या कहलाएगा, हमारे यहाँ पर कृत प्रत्यय कहलाएगा। और इससे मिलकर जो शब्द बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कृदंत शब्द। एग्जाम्पल आपके पास है लिख,
लिख क्या है, एक धातु है, किसकी, लिखने की, है ना। तो लिख धातु पर आई प्रत्यय जुड़ा है, तो ये आई जो है ये प्रत्यय क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय, और इससे जो शब्द बन गया, क्या बन गया, लिखाई, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, कृदंत में। ऐसे ही बात करते हैं बोल की। बोल भी क्या है, बोलना, बोलना एक वो है, क्रिया है, और उसकी जो मूल धातु है, उसकी इकाई है, वो क्या हो गई, बोल। तो बोल प्लस ई लग गया, तो ई क्या कहलाएगा, फिर से कृत प्रत्यय हो जाएगा, और इससे बना बोली, तो बोली फिर से क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द। ऐसे ही बात करते हैं दूसरा प्रकार हमारे पास प्रत्यय का आता है, तद्धित प्रत्यय। जब कोई मूल शब्द, ये मूल शब्द है ना, जब कोई मूल शब्द क्या हो, संज्ञा या विशेषण हो, उस पर जो प्रत्यय लगता है, इस संज्ञा या विशेषण पर अगर कोई प्रत्यय लगता है, तो ये प्रत्यय कहलाता है आपका क्या, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, इससे जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा, आपका तद्धितांत शब्द। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट है हमारा सर्म। अगर सर्म देखा जाए तो सर्म क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है ना, तो सर्म पर क्या लग रहा है, सर्म के साथ क्या लग रहा है, ईला प्रत्यय लग रहा है, तो ये प्रत्यय क्या कहलाएगा आपका, तद्धितांत प्रत्यय। इससे शब्द क्या बना, शर्मिला, तो ये शर्मिला क्या हो जाएगा, तद्धितांत शब्द। ऐसे हमारे पास शक्ति आ गया। शक्ति भी क्या है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। शक्ति के साथ क्या लग गया, मान, तो ये मान यहाँ पर क्या, किसका काम कर रहा है, तद्धित प्रत्यय का, और इससे एक शब्द बना क्या, शक्तिमान, तो ये क्या हो जाएगा आपका तद्धितांत यौगिक या तद्धितांत शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस सकर्मक क्रिया की संरचना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, लड़का फल खाएगा। लड़का हो गया क्या, कर्ता जो क्रिया को कर रहा है, फल हो गया कर्म जिस पर क्या है क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, और खाएगा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, इसमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर है आपका मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, देखो जिस अलंकार में प्रकृति पर मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए। माना कोई प्राकृतिक चीज है, उसका वर्णन कैसे किया जाए कि इंसान के गुणों का, मानव के गुणों का उस पर आरोपण किया जाए, और तब जाके उसका क्या है, उसका विवरण दिया जाए, उसका वर्णन किया जाए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आता है, हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब हंसना किसका गुण है, क्या जो मटर है, मटर का फल, मटर की फली है, क्या वो कभी हंस सकती है, बिल्कुल नहीं। वो क्या एक प्राकृतिक चीज है ना, तो उसमें जो है क्या है, मानवीय गुण का आरोपण। हंसना किसका गुण है, मानव का, मानवीय गुण का आरोपण करके उसका वर्णन किया गया है, तो वो किसमें हो जाएगा आपका मानवीकरण में। ऑप्शन सेकंड आते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जो बयार शब्द है वो पर्यायवाची है किसका, आपका वायु का पर्यायवाची है। तो वायु कैसे जा रही है, आगे आगे नाचती गाती। क्या हवा नाचेगी और गाएगी कभी, लेकिन नहीं, उस पर क्या है मानवीय गुण का आरोपण किया गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मानवीकरण। 3 आते हैं, जोड़कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए। क्या ये सजावट का काम आकाश का है ना, वो तो एक नेचुरल चीज है ना, आकाश में तारे आना, लेकिन उसका जो वर्णन किया गया वो किस प्रकार किया गया है कि उसने क्या करा, कण कण जोड़कर क्या किया, तारे सजाए, किसने, आकाश ने। तो मानवीय गुणों का सजाना किसका गुण है, मानव का, तो उसने मानवीय गुण का उस पर आरोपण किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। बात करते हैं लास्ट में, एक और एग्जांपल है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भरकर। हर्षाया ताल लाया पानी परात भरकर। अब देखो ताल में पानी होना क्या है, एक नेचुरल चीज है, लेकिन उसका विवरण किस प्रकार से किया गया है कि जो हर्षाया था, जो खुशी से जो है वो जो ताल है वो क्या लाया, परात भरकर पानी ले आया, है ना। तो ये सीधे सीधे किस चीज का हो जाएगा, मानवीकरण का एग्जाम्पल। बाकी और आगे देखते रहेंगे जैसे जैसे पेपर में आएंगे। आज फिलहाल मानवीकरण आप रिवीजन करना है इसका, और कुछ और एग्जाम्पल आपको जहां से भी मिलते हैं उनको एकत्रित करो। हिंदी जो है कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कई सारे एग्जाम्पल आपके साथ आप उनको इकट्ठा कर सकते हो तो एग्जाम्पल इकट्ठा करो, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि आपको फर्क पता होता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये इस चीज का है, इस चीज का क्यों नहीं है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कई सारे एग्जाम्पल इकट्ठे होने चाहिए, उनको करने की आप कोशिश करो। मोहन का कुछ खो गया है, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित है हमारे पास कुछ, कुछ हमें पता करना है कि इस वाक्य में इस कुछ का क्या काम है। अगर माना यहां पर क्या होता है, मोहन का पर्स खो गया,
पर्स क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। अब यहाँ पर हमने माना पर्स खो गया, लेकिन हमने पर्स नहीं बोला, पर्स की जगह पर क्या बोला कि मोहन का कुछ खो गया। इसका मतलब इस कुछ का, ये जो कुछ है इसने किसका स्थान लिया, संज्ञा का। संज्ञा अर्थात पर्स मतलब संज्ञा का स्थान लिया। तो जो शब्द संज्ञा का स्थान लेते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम। बात करें अगर सर्वनाम की, तो कौन सा सर्वनाम होगा, कुछ अनिश्चित सर्वनाम, है ना। कुछ निश्चित पता नहीं चला तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम। अगर यहाँ पर कुछ शब्द किसी संज्ञा के साथ आ जाता तो वहां पर क्या हो जाता, उसकी विशेषता बताता। कुछ आटा, कुछ चावल, कुछ लोग, है ना, तो वहां पर क्या हो जाता, वो फिर विशेषण का कार्य करता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। 3 ऑप्शन है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। मोहन आज साइकिल खरीदेगा। सबसे पहले हमें अकर्मक सकर्मक क्रिया के लिए देखो वाक्य में क्या करना है, क्रिया को ढूंढना है, ठीक है। तो हमारे पास मोहन आज साइकिल खरीदेगा, क्रिया क्या है हमारे पास, खरीदेगा। दूसरे वाक्य में देखते हैं, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, क्रिया कौन सी है, लिखना। तीसरा है, वे घूम रहे हैं, क्रिया कौन सी है हमारे पास, घूमना। अब हमें क्या देखना है, क्या इनके साथ कोई कर्म जुड़ा है। अगर कर्म जुड़ा है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन आज साइकिल खरीदेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कर्म का जवाब, आपको कर्म का पता लगेगा किससे लगेगा, क्या लगाकर। तो मोहन आज क्या खरीदेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर बन रहा है क्या खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा। ऐसे ही, क्या तुम लिख चुके हो, क्या लिख चुके हो, पत्र, क्या लिख चुके हो, पत्र। तो पत्र यहाँ पर क्या है, कर्म का कार्य कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सकर्मक क्रिया। वे घूम रहे हैं, क्या इसमें कोई कर्म आप जोड़ सकते हो कि वो क्या घूम रहे हैं, क्या पता चलेगा। ध्यान रखना, इसमें अगर ऐसा आता है कि वे मैदान में घूम रहे हैं, ध्यान रखना। अब मैदान यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, ऐसा तो नहीं बन रहा कि वे क्या घूम रहे हैं, वो मैदान में घूम रहे हैं। इसका तो कैसे बनेगा, वह कहाँ घूम रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मैदान में। तो मैदान क्या है, एक वहां पर एक साधन है किस चीज का, घूमने का। ध्यान रखना, कई बार आता है क्वेश्चन, आता है कई सारे पेपरों में आ चुका है यहाँ पर कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है। तो हम क्या सोचते हैं कि आसमान क्या है, एक कर्म है, तो वो सकर्मक में हम कर देते हैं, लेकिन वो सकर्मक नहीं है। ध्यान रखना, वो भी ऐसा ही है, वे मैदान में घूम रहे हैं, या उसको ऐसे कर दो कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो सीधे सीधे आपने इस चीज को मत देखना, सीधे हमने क्या देखना, क्रिया। घूमना क्रिया है, तो घूमना क्रिया कैसी है, इसके साथ कोई कर्म नहीं जुड़ सकता, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अधोगति में उपसर्ग, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है। अधोगति में जो उपसर्ग है आपका वो है कौन सा, अध। विसर्ग के साथ है अध प्लस गति। विसर्ग संधि का नियम है, विसर्ग का यहाँ पर क्या बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। अब कभी कभार इसका अर्थ भी पूछा जाता है कि अध का मतलब क्या है। अध का जो अर्थ है वो क्या है आपका, नीचे। जैसे अधोपतन हो गया, मतलब नीचे की ओर पतन। अधोलिखित हो गया, मतलब नीचे लिखा हुआ। ऐसे ही कभी कभार लेटर राइटिंग आपने देखी होगी तो वहां पर आता है अधो हस्ताक्षरित। अधो हस्ताक्षरित मतलब जिसके हस्ताक्षर कहां हुए, नीचे हुए हैं। तो ये सारा चीज आपकी किसमें है, अध में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से अभिलाषा का पर्याय नहीं है। जो अभिलाषा का पर्याय, इसमें ऑप्शन है आपके पास दर्प, मनोरथ, लालसा, आकांक्षा। तो जो यहाँ पर दर्प है ऑप्शन फर्स्ट, ये किसका हो जाएगा, अहंकार का। अहंकार के अन्य होते हैं मद, गर्व भी हो सकता है, और अहंकार। ये सारे किसके हैं आपके, अहंकार तो आ गया पहले, ये सारे हैं अहंकार के। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। आपके पास ऑप्शन में है पानी, जनता, होश और हवा। देखो बहुवचन और एक वचन का पता केवल किससे लगता है, ये है और ये है हैं। ये जो बिंदु है ये सीधे सीधे किस में लगेगा आपकी, बहुवचन में। और है ये तो किस में आ जाएगा, एक वचन में। तो किसी भी शब्द के साथ अगर आप वाक्य प्रयोग करते हो, अगर उसमें है आता है तो वो किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। अगर उसमें है आता है तो वो किस में आ जाएगा आपका, एक वचन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है पानी, पानी बह रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जनता जा रही है,
ऐसा तो नहीं है ना कि जनता जा रही है, जनता क्या है, जा रही है, तो है आ गया तो एक वचन। हवा उड़ रही है या हवा चल रही है आ गया है ना, तो एक वचन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर होश आ गए, मेरे होश उड़ गए, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, हमेशा बहुवचन में। कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, समाचार, प्राण, बाल, कुछ शब्द हैं। इसके अलावा भी और कई सारे शब्द हो सकते हैं जो क्या है, केवल केवल बहुवचन में आएंगे। इनको कैसे पता करोगे, देखो इसमें बहुवचन में ही क्यों आता है। माना जैसे आंसू हो गया, तो कभी ऐसा हुआ कि केवल एक आंसू आ गया और उसके बाद आंसू आना बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो लगातार आंसू आते रहते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा खुद ही। दूसरा समाचार, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक समाचार टीवी पर आया और टीवी बंद हो गया या चैनल ने बंद कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होता है। समाचार क्या है, आते रहते हैं, है ना। ऐसे ही आपके पास हस्ताक्षर होगी, कई सारी जगह आपने हस्ताक्षर करे होंगे, बैंक में खाता खोला होगा, जो भी कुछ चीजें होंगी, तो वहां पर क्या आपको एक जगह पर नहीं बल्कि कई सारी जगह पर क्या करने पड़ते हैं, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन में वो आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए सफल नहीं हो पाया। वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रकार है। रेखांकित यहाँ पर इसलिए है कि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए सफल नहीं हो पाया। आंसर इसका समुच्चय बोधक अव्यय हमारे पास आते हैं। अव्यय में बता चुका हूं, जिसमें क्या है, लिंग, वचन, काल, या फिर आप बोल सकते हो कि कारक। इनके चेंज होने पर, कोई इनके परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता जिस शब्द में, वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके, अव्यय, या इन्हीं को क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है, अभिकारी शब्द। यहां पर हमारे पास 4 प्रकार के अव्यय आते हैं। कहीं कहीं पर आपको 5वां में मिलेगा, कौन सा, निपात। ध्यान रखना। क्रिया विशेषण सीधे सीधे क्या हो गया, जो क्रिया की विशेषता बताएगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास कंफ्यूज करते हैं वो आता है समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। अगर विस्मयादि बोधक की करें तो विस्मयादि बोधक में क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, अरे, ओ, है ना, ये सारे शब्द। अब बात करते हैं हम किसकी, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक की। समुच्चय बोधक क्या काम करता है, जोड़ने का काम। जो अव्यय क्या करते हैं, जोड़ने का। किसको जोड़ने का, देखो, वाक्यांश हो सकते हैं या वो आपस में क्या हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास संबंध बोधक, जहां पर संज्ञा का जहां पर किसी संज्ञा का अन्य संज्ञा से क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। अभी देखो, जैसे हमने क्वेश्चन में था हमारा, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए सफल नहीं हो पाया। देखो ये क्या कर रहा है, 2 वाक्यांशों को जोड़ रहा है। उसने परिश्रम नहीं किया, एक वाक्यांश है आपके पास, दूसरा क्या है, वह सफल नहीं हो सका, तो बीच में इसलिए क्या कर रहा है, उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक क्या होता है, देखो, वह बाजार की ओर जा रहा है, जिस माना क्या हो गया, मोहन बाजार की ओर जा रहा है, तो मोहन कहां जा रहा है, बाजार की ओर। मोहन और बाजार के बीच में संबंध क्या है, की ओर, के आगे, के पीछे, के साथ, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी संबंध बोधक अव्यय में। निपात की अगर बात करें तो निपात में क्या होता है, जब किसी वाक्य में किसी एक शब्द पर क्या है, अन्य की अपेक्षा अधिक जोड़ दिया जाए। जैसे मोहन ही घर जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर, मोहन ही पर हमने क्या करा, जोर लगाया। ऐसे ही मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं भी, तो भी पर क्या है, ज्यादा जोर लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर निपात कहलाता है। ये भी क्या है, 5th नंबर पे कभी कभार जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भोजन पक गया, वाचक का प्रकार बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। भोजन पक गया, हमारे पास क्या है, भोजन पक गया। सबसे पहले तो ये देखो, क्या इसमें कर्ता है, हमने क्या परिभाषा अगर इनकी पढ़ो, हम कर्तवाच्य में पढ़ते हैं सकर्मक अकर्मक के साथ कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म में पढ़ते हैं कर्ता गौण होता है और किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। दूसरा भाव में क्या हो जाएगा, भाव की प्रधानता होगी, या फिर क्या हो जाएगा वहां पर जाता है जाए। मैंने पहचान आपको बता चुका हूं, यहाँ पर कर्ता के साथ नई विभक्ति आती है कर्तृवाच्य में, कर्म के साथ से या द्वारा आती है। ऐसे ही भाव के साथ क्या आता है, से या द्वारा विभक्ति आती है।
अगर इसकी बात करें कि भोजन पक गया, क्या इसमें करता है कि भोजन कौन पका रहा है, क्रिया को कौन संपन्न कर रहा है, नहीं है, तो ये सीधे सीधे कर्तृवाची, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाता जाय भी नहीं है तो भाव भी नहीं हो जाएगा, सीधे सीधे ये क्या जाएगा, कर्मवाच्य। अगर इसको कर्तव्य में बदलेंगे तो यहाँ पर देखो ये तो कर्तव्य में चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है, कर्ता है ही नहीं। माना हम खुद से कर्ता को अगर जोड़े तो हम क्या करेंगे, राम ने भोजन पकाया। अब यहाँ पर क्या देखो, राम ने विभक्ति आ गई कर्ता के साथ ने, ये केवल भूतकाल में आएगा, ध्यान रखना, केवल भूतकाल के शब्दों में ने विभक्ति आती है। अन्य प्रकार से इसको ऐसे बना सकते हैं कि राम भोजन बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, भविष्य का हो जाएगा कि राम भोजन बनाएगा। वहां पर आपकी नई विभक्ति नहीं आ रही है, लेकिन क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, सेय द्वारा भी तो नहीं आ रहा है। कर्म में हमेशा जब कर्ता आएगी तो हमेशा सेय द्वारा आएगा, ऐसे ही भाव में हमेशा कर्ता के साथ सेय द्वारा आएगा। जबकि कर्तृवाच्य जो है वहां पर कर्ता के साथ नई विभक्ति केवल भूतकाल के शब्दों में आएगी। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। आंसर आपका फर्स्ट था, ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर चारों। उसने सुंदर घर बनाए। पहले इनमें क्या करते हैं, विशेष्य और विशेषण को क्या करते हैं, अलग करते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे ही जिन शब्दों की या जिन संज्ञा की या जिस सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। तो हम इनको ढूंढते हैं। पहले यहाँ पर क्या है, सुंदर घर, कुछ फल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कोई गाड़ी, यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे लड़के। पहले वाले में देखें तो सुंदर घर। अब सुंदर विशेषण किस में आता है, गुणवाचक में, है ना, उसका रूप बता रहा है सुंदर है तो क्या आ जाएगा, गुणवाचक में, सीधे सीधे गुणवाचक में आ जाएगा। सेकंड की बात करेंगे, कुछ फल। अब देखो फल हमारे पास है विशेष्य, क्या फल को हम गिन सकते हैं, जरूर गिन सकते हैं। लेकिन अगर कुछ फल, अगर आप बाजार से फल लाओ तो क्या आप किसी दुकानदार को ये बोलोगे कि भैया 2 फल दे दो, मतलब केजी में होगा, है ना, तो वो किस में आ जाएगा, आपका परिमाण में। अब परिमाण में आएगा तो क्या उसकी विशेषता जो शब्द बता रहा है वो पूरा किसी निश्चित परिमाण की बात कर रहा है, कुछ का मतलब कुछ भी, कितना भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण का बोध नहीं करा रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। थर्ड पे आता है, मोहन ने कोई गाड़ी खरीदी। अब कोई किस में आता है, कोई तो एक सर्वनाम है ना। अब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो विशेषण का रूप ले लेता है, और कैसे विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। लास्ट वाले की बात करें, दूसरे लड़के। अब लड़के को तो गिन सकते हैं ना, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। निश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत एक भेद आता है क्रमवाचक, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा आता है, तो किसमें आ जाएगा आपका, निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाक्यों में 2 या अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं। पिछला जो क्वेश्चन नंबर, जो पेपर नंबर 20 था, उसके सॉल्यूशन में हम देख चुके हैं कि सरल रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो सरल वाक्य है उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होगी, केवल एक क्रिया होगी। जो संयुक्त होगा वो 2 या अधिक किससे बनेगा, वो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से बनेगा। और जो मिश्र होता है आपके पास, मिश्र या मिश्रित इसको बोलते हैं, उसमें एक तो प्रधान होता है और अन्य क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य में हम 3 प्रकार के पढ़ चुके हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द कौन सा है, केंद्रीयकरण, दुर्वस्था, सद्गुरु, सभी। तो इसमें दुर्वस्था सही है आपका। दुर्वस्था कैसे होगा, दुर्वस्था, ध्यान रखना, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास क्या, केंद्रीकरण, हाँ केंद्रीकरण। तो ये कैसे होगा, केंद्रीकरण। कोई इसमें या लगा देता, केंद्रीयकरण नहीं होगा। जबकि राष्ट्रीयकरण आप लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हो क्या, राष्ट्रीयकरण, इसमें या भी आएगा, लेकिन केंद्रीकरण में या नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड है आपके पास, सतगुरु। तो ये क्या हो जाएगा, सतगुरु नहीं होगा बल्कि सदगुरु हो जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें आपके पास, तदुपरांत, है ना। अब इसको देखो, सदगुरु कैसे बना, सत प्लस गुरु से मिलकर बना, व्यंजन संधि का नियम है ना। यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाता है। अब हलंत कब हटता है, जब उस हलंत के साथ कोई स्वर जुड़ जाता है। अगर इसके आगे, जिसके साथ जुड़ना है उसके साथ आगे कोई स्वर होता तो यहाँ पर हलंत हटके वो मात्रा इस पर आ जाती, लेकिन यहाँ पर अभी कोई स्वर नहीं है, तो ये सीधे सीधे कैसे हो जाएगा, हलंत के साथ ही सद गुरु बन जाएगा। ऐसे ही तदुपरांत देखते हैं, इसका होता है तत् प्लस उपरांत। यहाँ पर व्यंजन संधि का वही नियम लगता है कि ता का क्या बन जाता है, दा बन जाता है। अब यहाँ पर तद हो गया,
हलंत हटेगा कब, जब स्वर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर उ स्वर है बिल्कुल, तो ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, उ की मात्रा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तदुपरांत। ऐसे ही आपके पास कुछ और एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कुमुदिनी। एक आता है आपके पास अनुग्रह। ध्यान रखना, अगर अनुग्रह है तो ऐसा होगा, अगर अनुग्रहित है तो आपका री की यहां पर मात्रा लग जाती है, और अगर अनुग्रह है तो यहां पर रा की ही मात्रा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है पोस्टमैन शैलेश मटियानी, बिल्कुल सही है। दूसरा है पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही है। तीसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा मुक्तिबोध। क्या ये मुक्तिबोध का है? नहीं, ये मुक्तिबोध का नहीं, बल्कि किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फोर्थ है एक कुत्ता और एक मैना, ये भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बिल्कुल सही है सुमेलित। तो आंसर था आपका थर्ड वाला। बाकी कुछ रचनाएं आपकी स्क्रीन पर हैं। अभी हम फिलहाल बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनके उपन्यास, कहानी संग्रह और जो आलोचनाएं या अन्य कृतियां हैं वो आपके सामने है। आप इनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन हमारे पास सुमेलित है, मतलब निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है। तो आपका जो आंसर था इसमें फोर्थ था, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो ये कब है, 1936 में है। अगर बात करें केंद्रीय हिंदी समिति की तो यह 1967 में। दूसरा आता है नेशनल बुक ट्रस्ट, ये आपका 1957 में। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था। तो इनको ध्यान रखेंगे आप। अगला चलते हैं 20 भी वही है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है भारतेंदु युग। तो जो भारतेंदु युग है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये आपका गलत है। जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण किसमें हुआ है, पता किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही आपका गलत है यहाँ पर। तीसरा है छायावाद युग जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभ माना जाता है किसको, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को और महादेवी वर्मा को। ये आपके 4 हैं, छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आंसर है आपका सेकंड, स्रा। 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन आते हैं। पहला है आपके पास अक्षा, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्या, चौथा है स्रा। देखो किस किस से मिलके बने, ये बना है का हलन सा से, ये बना है ता हलन रा से, ये बना है आपका जा हलन यहां से, इसलिए इसका उच्चारण ज्या होता है। ये है आपका सा हलन रा से। अब कई बार क्वेश्चन आता है, अक्षा तो कई बार आ चुका है, जिन लोगों ने पेपर दिया उनको पता होगा कि शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में अक्षा का स्थान किसके बाद आता है। तो जो अक्षा का स्थान आता है वो आता है का के बाद। ऐसे ता का स्थान, त्र का स्थान ता के बाद आएगा, जा का स्थान जा के बाद आएगा, और स्रा का स्थान किसके बाद आएगा, सा के बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। आप लोग जानते हैं स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग है हमारे पास। कौन कौन से हैं 5 वर्ग। पहला है का वर्ग, फिर है चा वर्ग, फिर है टा वर्ग, फिर है ता वर्ग और फिर है पा वर्ग। 1 2 3 4 5 और 5 वर्ण सब में है। अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या आती है तो 5 करके कितनी हो जाएगी, 25। 25 वर्ण हमारे पास क्या है, स्पर्शी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 23 आता है बद उपसर्ग का अर्थ। हमारे पास उपसर्ग क्या है, बद। बद का अर्थ क्या है, बद का अर्थ होता है बुरा। अब इनका अगर आपको अर्थ ढूंढना है तो आप इनके शब्द ढूंढो, जो शब्द इनके प्रयोग से बने हुए हैं। जैसे आपके पास बदबू आ गया, बदबू, बद मतलब बुरा, बू मतलब वो बोलते हैं सुगंध को, मतलब सुगंध को क्या बोलेंगे, बदबू को। पर मतलब जो गंध आती है, बू हो गया गंध, बद हो गया मतलब बुरी, तो बुरी गंध। ऐसे ही बद किस्मत, जो किस्मत है वो क्या है, बद मतलब बुरी किस्मत। ऐसे ही बद नसीब है ना, बद चलन मतलब बुरा चलन। ये सारे किस्म है बद उपसर्ग के शब्द। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास आता है अनुराग खेलता है। इस वाक्य में रेखांकित अंश है और हमारे पास क्या है, अनुराग खेलता है और रेखांकित क्या है हमारे पास, खेलता है। ध्यान रखना जो हिंदी में वाक्य होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, उद्देश्य बराबर कर्ता या जिसके बारे में कहा जा रहा है, उस वाक्य में जिसके बारे में वर्णन दिया जा रहा है। दूसरा आता है विधेय। विधेय में आता है आपका कर्म प्लस क्रिया, मतलब
उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। दोनों चीजें ध्यान रखना आप। हमारे पास था अनुराग खेलता है, इसमें करता क्या हो गई, अनुराग। तो अनुराग क्या है, अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, तो अनुराग क्या हो जाएगा आपका, उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा विधेय क्या हो जाएगा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, मतलब कर्म या क्रिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्रिया है खेलता, अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म नहीं आ सकता, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें देखो आपके ऑप्शन थे विधेय का विस्तार और उद्देश्य का विस्तार, दो चीजें आती हैं। यहाँ पर तो क्या है, सीधे सीधे राम फल खाता है, राम क्या हो गया, कर्ता, तो क्या हो गया आपका उद्देश्य। फल खाता है, फल हो गया आपका कर्म, खाना हो गया क्रिया, तो क्रिया प्लस कर्म क्या कहलाएगा आपका विधेय। ऐसे ही हमने यहाँ पर राम के लिए राम नहीं लिखा, बल्कि मोहन का पुत्र राम, इसका विस्तार से वर्णन कर देते। ये किसका विस्तार हो जाएगा, राम का विस्तार मतलब कर्ता का विस्तार, और कर्ता का विस्तार मतलब उद्देश्य का विस्तार। ऐसे यहाँ पर था सीधे सीधे फल खाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फल को भी कैसे खाता है, काट कर खाता है, तो ये किसका विस्तार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधेय का विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, नौरंगी बीमार है, किसकी रचना है, तो ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट शेखर जोशी की। फिर से शेखर जोशी की कुछ रचनाएं आपके सामने हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इनको नोट कर सकते हो। तो आज की हिंदी यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन काफी सारी चीजें आपके फायदे के लिए यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको मिली होंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में उत्तराखंड के साथ।